चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या देखा था, हम थोड़ा वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे और देखे थे वेव फ्रंट क्या होता है और हॉयजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, ये हमने समझा था। तो आज हम पढ़ेंगे जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो हम पढ़े थे रे ऑप्टिक्स में, उसके जो लॉज थे, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों को हम ट्राई करेंगे प्रूफ करना बाय यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सर क्यों प्रूफ करना जरूरी है? हम ये देखना चाहते हैं कि अगर जब लाइट पार्टिकल फॉर्म में हो, मतलब वो अगर रे की तरह ट्रैवल कर रहा है, अगर वहां पे हम कोई लॉ दे सकते हैं, क्या हम वो वेव ऑप्टिक्स में दे सकते हैं या नहीं देख सकते, या यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर रहा होगा देन वेव ऑप्टिक्स सही है, नहीं तो वेव ऑप्टिक्स ही गलत है ना। तो इसीलिए आज हम वही दो चीजें प्रूफ करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग वेव थ्योरी। ठीक है, तो पहला चीज देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। यहां पे मैं कोई भी रे ऑप्टिक्स का लॉ या रूल्स यूज नहीं करूंगा, यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ वेव ऑप्टिक्स का थ्योरी और वेव ऑप्टिक्स का जो रूल है उसको इस्तेमाल करके हम इन चीजों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले डायग्राम से करते हैं, और मोस्टली ये क्वेश्चन डायग्राम से ही होता है और बोर्ड में हो सकता है 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्म में ये आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। मान लो यहां पे मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखा, क्या रखा? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे रखा। अब यहां से मैं 2 रे ऑफ लाइट इस पर डालता हूं। मान लो एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये, जो कि एक दोनों दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, 2 रे ऑफ लाइट ऐसे मैंने डाले इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, तो क्या होने चाहिए? अब मान लो ये हो गया नॉर्मल। अब मान लो यहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे, और यहां से मैं एक दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट पे। ठीक है, ये मान लो N1, ये मान लो N2। अब रे ऑफ लाइट अगर यहां पे गिर रहा है तो जाहिर सी बात है यहां से ये रिफ्लेक्ट करके जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे जाएगा, और ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करके जाएगा, है ना। जब 2 रे ऑफ लाइट कहीं पे गिरते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करके ऐसे जाते हैं, हाँ या ना। अब इसी को मान लो एंगल ऑफ, ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहां पे जो रिफ्लेक्ट करके गया वो क्या हो गया, ये वाला रे, या इधर अगर आप देखो ये वाला हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इधर अगर देखें तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने चाहिए, और ये हमने रे ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करके प्रूफ कर भी चुके हैं और छोटे क्लासेस से पढ़े हुए हैं। लेकिन हम यहां पे क्या चाहते हैं, हम वेव थ्योरी को इस्तेमाल करके ये लॉ को, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको प्रूफ करेंगे। तो पहले हम यहां पे क्या बनाते हैं, एक वेव फ्रंट बनाते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? वो चीज जो लाइट से, जिस रास्ते में लाइट जा रहा हो उसी से परपेंडिकुलर हो, ये हमने वेव फ्रंट में सीखा हुआ है। तो मान लो मैं इस इंसिडेंट लाइट का, इसका अगर मैं एक वेव फ्रंट बनाऊं तो वो कैसे बनेगा? कुछ इसका अगर मान लो वेव फ्रंट यहां से मैं बनाऊं इस पॉइंट से, तो क्या होगा? कुछ ऐसा बनेगा, ये वेव फ्रंट होगा। क्यों? ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये रे ऑफ लाइट इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये है वेव फ्रंट 1, या बोल सकते हो इंसिडेंट वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा ना, क्योंकि यही लाइट यहां पे इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, और ये किसके साथ परपेंडिकुलर होगा? इस रे ऑफ लाइट के साथ परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? अब अगर हम रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। अब इस रिफ्लेक्टेड रे से भी एक रे ऑफ या एक वेव फ्रंट बनना चाहिए जो कि इससे परपेंडिकुलर होगा, इस रे ऑफ लाइट से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए। तो मान लो वो वेवफ्रंट क्या है, वो कुछ इस तरीके का है, जो कि इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, इसके साथ। होगा या नहीं होगा? तो ये हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो अब यहां पे हम थोड़ा नामकरण करते हैं। मान लो इस वाले पॉइंट को, जो ये वेवफ्रंट है और इस रे ऑफ लाइट का, ये हो गया ए, ये पॉइंट जो है इसको मैं मान लेता हूं बी, यहां पे ये जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूं डी, और ये जो पॉइंट है यहां पे इसको मैं मान लेता हूं सी। ठीक है, ABCD, और ये हो गया N1 और ये हो गया N2। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, देखो यहां से यहां तक मान लो ये जो रे ऑफ लाइट है ये कितने वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहा है, मान लो वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इन एनी मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेट मैं क्या मान लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, अच्छा वेलोसिटी ऑफ लाइट मैं वैक्यूम में अगर मान लू क्या होता है, c होता है या नहीं होता है? और मान लो लेट सपोज A पॉइंट से C पॉइंट तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है एक ही मीडियम में, मान लो लेट t टाइम लगा। फ्रॉम ट्रैवलिंग टू A टू C टाइम कितना लगा, टाइम टेकन बाय लाइट मान लो कितना हो गया t। तो ये जो डिस्टेंस होगा AC मेरा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस AC मेरा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, c इंटू टी। होगा या नहीं होगा? अगर यहां से यहां तक आने में c वेलोसिटी है और यहां से यहां तक आने में टाइम t लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस a से c कितना होगा, ct होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। चलो अब मैं इसके लिए बात करता हूं, CD, जो CD लाइन है। अब देखो रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये तो इंसिडेंट हुआ, जब रिफ्लेक्ट कर रहा है ये अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो इसका भी वेलोसिटी कितना ही होगा। अब टकराने के बाद लाइट का वेलोसिटी कम थोड़ी हो जाता है, नहीं ना, वो तो उसी वेलोसिटी में जाता है, वो तो उसी वेलोसिटी में जाता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यहां पे कितना हो गया, B से D के लिए वही C, और यहां से जब ट्रैवल कर रहा है मैं तब भी उसके लिए मान लेता हूं वो कितना टाइम ले रहा है, मान लो टाइम t ले रहा है। अब पूछोगे सर टाइम t क्यों, ज्यादा भी तो ले सकता है। यहां पे देखना, अगर जितना यहां पे देखो यहां से यहां तक, अगर वो यहां से यहां तक टाइम t ले रहा है ट्रैवल करने के लिए, तो जाहिर सी बात है यहां से जो यहां तक ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लेगा वो वही सेम टाइम लेगा। B से D ट्रैवल करने में भी उतना ही तो टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस ऑफ BD स्पीड उतना ही है, सेम मीडियम, और टाइम हमारा कितना हो गया, वही t। तो डिस्टेंस BD मेरा कितना हो जाएगा, वही C इंटू टी। होगा या नहीं होगा? अब आते हैं थोड़ा ट्राइंगल्स पे। क्या क्या ट्राइंगल, ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, ठीक है। अब यहां पे ये वाला अगर एंगल देखें हम, अच्छा अब यहां पे और थोड़ा चीजें समझते हैं। अगर ये वाला एंगल मेरा I है, ये वाला एंगल मेरा I है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी मेरा I होगा या नहीं होगा, I होगा या नहीं होगा। ये टोटल एंगल जो परपेंडिकुलर है ये हो गया I, जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर है ना, तो ये वाला एंगल हमारा I बन गया। वैसे ही यहां पे अगर हम देखें तो ये वाला एंगल मेरा कितना बन जाएगा, R बनेगा या नहीं बनेगा।
यहां से यहां तक का ये आर एंगल हमारा बनेगा या नहीं बनेगा? समझ आया या नहीं आया? चलो अब यहां पे इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम ले रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीसीबी, तो इस ट्राइंगल में हमारा ये जो बीसी है वो क्या है? कॉमन। बीसी इज कॉमन दोनों के लिए। अब ए से लेके सी और बी से लेके डी हमारा बराबर है। बीसी इक्वल टू बीडी इक्वल टू एसी। क्यों? किसके बराबर है? सीटी के बराबर है, तो दोनों इक्वल है। एसी और बीडी ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहां से अगर हम एंगल्स ले, ये हो गया 90 डिग्री। एक सेकेंड, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? कैसे 90 डिग्री हुआ? एज बिकॉज ये पैरेलल लाइंस है। अगर ये 90 हुआ तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी 90 परपेंडिकुलर है ना, ये और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है। वैसे ही ये कहां गया? हाँ, ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, तो ये अगर 90 हुआ तो ये भी 90 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CDB इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर हम यहां पे क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल DCB। होगा या नहीं होगा? देन बाय सिम्प्लिसिटी ये वाला एंगल I और ये वाला एंगल R इक्वल होगा या नहीं होगा? देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बाय सिम्प्लिसिटी। और यही तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां पे मैंने कहीं पे भी रे ऑप्टिक्स का सहारा लिया, हाँ लिया बस डायग्राम बनाने के लिए, लेकिन जो कैलकुलेशन किए हम यहां पे वेव ऑप्टिक्स के बेसिस पे किए और वेव फ्रंट के बेसिस पे किए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव लाइट उस बेसिस पे किए। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है? ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। समझ आया या नहीं आया? इसको नोट डाउन कर लो, फिर रिफ्रैक्शन भी करेंगे बाय यूजिंग वेव थ्योरी, इसको लिख लो। अब समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बड़ा ही आसान सा चीज है, समझते हैं। मान लो यह आपका एक मीडियम हो गया, या लाइन हो गया, या बाउंड्री हो गया। मान लो ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मान लो मीडियम 2, ठीक है? अब मान लो यहां पे एक पैरेलल पेयर ऑफ रे ऑफ लाइट्स आ रहे हैं, ठीक है? दो पैरेलल पेयर है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल इधर से, मान लो N1, और यहां से मान लो ये हो गया दूसरा नॉर्मल N2। तो अब मैं मान लेता हूं जो मीडियम 1 है वो क्या है? रेयरर है, और जो मीडियम 2 है वो क्या है? डेंसर है। तो हमें पता है जब रेयरर से डेंसर कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो वो क्या हो जाता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। तो मैं मान लेता हूं वो यहां से ऐसे बेंड किया और यहां से ये ऐसे बेंड किया, ठीक है? यहां से ऐसे बेंड किया। अब मैं इसका क्या बनाता हूं? वेव फ्रंट बनाता हूं। तो अगर मैं इस पॉइंट से इसका वेव फ्रंट बनाना चाहूं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, मान लो ये। अब ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I, होगा या नहीं होगा? वैसे ही यहां से ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मैं क्या कर रहा हूं? इधर से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं जो कि रिफ्रैक्टेड रे के साथ परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये हो गया मान लो आपका रिफ्रैक्टेड
रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे ही ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वैसे ही ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया। इसको थोड़ा नामकरण कर देते हैं, ए बी, ये सी, ये मान लो डी। ठीक है, अब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पेयर ऑफ लाइट पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो 90 डिग्री। वैसे ही यहां पे ये 90 हो गया, तो ये 90 हुआ, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा या 90 डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब मान लेता हूं यहां से यहां तक लाइट आने में, एज बिकॉज अलग मीडियम है, मीडियम यहां पे रेयरर है, यहां पे डेंसर है, तो यहां से यहां तक लाइट आने में मान लो वेलोसिटी लगा v2, मैं यहां पे वेलोसिटी लिखता हूं इसके लिए v2। ठीक है, और यहां से यहां तक मान लो टाइम लगा वही सेम टाइम t, लेकिन यहां से यहां तक, हाँ यहां से यहां तक जो रे ऑफ लाइट आया ये दूसरा मीडियम है। हाँ कुआ सुप्रिया, अच्छा v2 ने v1 ले लो, मीडियम 1 है ना, हाँ v1 ले लो, और यहां से यहां तक मीडियम 2 है, तो इधर से इधर तक जो लाइट आ रहा है उसका स्पीड मान लो v2, तो वेलोसिटी कितना हो गया v2, और टाइम कितना लगा। अब टाइम क्यों लगेगा, टाइम सेम क्यों लगेगा, यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्योंकि यहां से पैरेलल आ रहे हैं, यहां से भी पैरेलल ही आ रहे हैं, एक साथ ही दोनों लाइट यहां से भी निकल रहे हैं, एक साथ दोनों लाइट यहां से घुस भी रहे हैं, तो वेलोसिटी में फर्क है, लेकिन टाइम में अगर फर्क हो जाएगा तो ये तो पैरेलल और रहेंगे नहीं ना, तो टाइम हमारा यहां पे भी कितना हो जाएगा, टाइम टी हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा v1 इंटू टी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा v2 इंटू टी। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया। चलो अब यहां पे ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, ये दोनों ट्राइंगल लिए जाएंगे। अच्छा, उधर जानने से पहले हम थोड़ा यहां पे एंगल का भी काम कर लेते हैं। ये अगर एंगल आई हुआ, ये अगर 90 डिग्री हुआ, ये वाला एंगल कितना होगा, आई होगा या नहीं होगा। अगर ये वाला 90 है, ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल आर कितना होगा, आर होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल में जाऊं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी, इसको हटाओ अभी, इन ट्राइंगल एबीसी, यहां पे अगर मैं साइन आई पुट करता हूं, साइन आई पुट करता हूं, या फिर इसको ऐसे लिखो, कौन सा एंगल, ए बी सी, साइन ऑफ एंगल ए बी सी, तो कितना हो जाएगा, ए बी, ये 90 डिग्री है, ये एंगल है, तो साइन क्या होता है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री, ये हो गया बेस, सॉरी ये हो गया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, एसी, और हाइपोटेनस कितना है, बीसी, तो एसी बाय बीसी, मतलब साइन आई मेरा कितना हो गया, एसी हमारा कितना है, कितना लिया हुआ है, v1t, बाय बीसी मेरा कितना हो गया, बीसी को बीसी ही रखो। ठीक है, वैसे ही इस वाले ट्राइंगल में लेते हैं बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी, यहां पे अगर मैं साइन आर लेता हूं या साइन एंगल डी सी बी लेता हूं, एंगल डी सी बी, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एंगल है, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, तो बी डी अपॉन बी सी, बी डी अपॉन बी सी, ये होगा या नहीं होगा। तो बी डी हमारा कितना है, v2t, तो और साइन डीसीबी मेरा कितना है, एंगल आर, तो साइन आर विल बी इक्वल टू
V2T बाय BC मेरा कितना है, BC तो BC है। चलो अब अगर मान लो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1T बाय BC होल डिवाइडेड बाय V2T बाय BC। तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, V1T बाय BC इंटू BC बाय V2T। क्या किया, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो BC BC गेट्स कैंसिल, T गेट्स कैंसिल, तो कितना मिला, V1 बाय V2 और साइन आई बाय साइन आर मुझे कितना मिल गया, V1 बाय V2। और वेलोसिटी भी एक कांस्टेंट है क्योंकि एक मीडियम में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, V2 भी एक कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी इन दूसरे मीडियम, चाहे कुछ भी हो, वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन मीडियम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना। पानी में लाइट का जितना वेलोसिटी होता है उतना ही होगा, कम बेसी थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा, तो दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। और यही चीज हमें प्रूव करना था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमें क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाय साइन आर इज ए कांस्टेंट, और वही चीज हमने प्रूव किया। और किसको यूज करके किया, वेव थ्योरी को यूज करके किया। ये दोनों जो प्रूविंग है ये हालांकि बहुत छोटे हैं और आसान भी हैं, लेकिन बोर्ड में इसका इंपॉर्टेंस आता है क्योंकि बच्चे सोचते हैं हाँ ये क्या पूछेगा, स्किप मार देते हैं। इसको स्किप मत मारना, आधा घंटे का ही बात है, इसको अच्छे से समझ लो और एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। 2 मार्क 1 मार्क कहीं जाने वाले नहीं है, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है सुपरपोजिशन थ्योरम, और उसी के साथ साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 2-3 क्लास इसी टॉपिक को रिलेटेड लेके हम पढ़ेंगे, और थोड़ा लंबा क्लास होगा इसलिए मैं आज सुपरपोजिशन नहीं पढ़ा रहा हूं, कल हम सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। हालांकि सुपरपोजिशन आप क्लास 11 में भी पढ़े हो, लेकिन मुझे उतना भरोसा है कि याद नहीं होगा, तो इसलिए हम थोड़ा क्लास 11 से रिलेट कर हुए आते हुए 12th का पढ़ाई करेंगे, इसलिए थोड़ा लंबा क्लास जाता है। इसलिए मैं इस क्लास को नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहा हूं, इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहा हूं, जो अच्छे से हम थोड़ा लंबा क्लास करके पढ़ेंगे, ठीक है। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जब कर पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।